हेल्दी टॉक के एक और एपिसोड के साथ। मैं हूं आयशा अरशद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है ऑटिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों के तमाम डेवलपमेंटल डोमेन्स को अफेक्ट करता है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटिज्म बेसिकली है क्या, ऑटिज्म जो है हमारी कल्चर और हमारे सोसाइटी में ऑटिज्म की रीजंस क्या हैं और इन रीजंस को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। वालदैन का ऑटिज्म में क्या रोल हो सकता है और हमारे कल्चर में किस तरह से ऑटिज्म का इलाज अभी जो है वो अवेलेबल है। इस पर हम अपने आज की गेस्ट से तफसील से बात करेंगे। हमारी आज की गेस्ट बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट है। ये सियालकोट के एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा ये लंदन साइकोलॉजी सेंटर में एक विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस आमना सलीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जी मैम, सबसे पहले आप हमें बताइएगा तफसील के साथ कि ऑटिज्म क्या है, और फिर हमें ये भी बताइएगा कि दो टर्म्स हैं, ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या ये सेम टर्म्स हैं या फिर ये डिफरेंट हैं? जी, इन अ सिंपल लैंग्वेज ऑटिज्म को अगर हम देखें तो जहनी, जज्बाती और रवैयों में जो बेतरतीबी होती है उसको हम ऑटिज्म कहते हैं। लाइक कि जिस हम्म। तरह हम अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें सोसाइटी में किस तरह देखना है हमें आइडिया नहीं होता। और मोस्टली जो है ऑटिज्म जो है वो काफी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है, तो उसको हम थोड़ा सा उसकी एब्रिविएशन हमने रखी हुई है, ऑलवेज यूनिक, टोटली इंटरेस्टिंग एंड समटाइम मिस्टीरियस। तो A हम्म। for always, U for unique, T for totally, I for interesting, S for sometimes and M for mysterious। हम्म। और जहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन है कि ASD और ऑटिज्म सेम है या नहीं, तो बेसिकली दे बोथ आर टर्म सेम। हम्म। पहली जो है हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बेसिकली पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, उसमें डिफरेंट आप कह लो कि जिस तरह ये एक अम्ब्रेला टर्म थी, कि इसके नीचे डिफरेंट डिसऑर्डर थे, जिस तरह एस्पर्जर सिंड्रोम था, हम्म। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था, ऑटिज्म था। हम्म। एस्पर्जर सिंड्रोम जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि उसमें ऑटिस्टिक बच्चे में फीचर्स तो होते हैं, बट दे ऑल आर वेरी हाईली फंक्शनिंग इंटेलिजेंस होती है, लाइक हम्म। हाईली फंक्शनिंग होते हैं और काफी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो। तो आफ्टर सम टाइम, लाइक जिस तरह 2018 में ये डिसाइडेड हुआ कि दे आर नॉट अ डिसऑर्डर बेसिकली, और मोस्टली बच्चे जो है इंटेलिजेंट है, सिर्फ उनके ऑटिस्टिक फीचर है। तो इस हम्म। जो है एस्पर्जर सिंड्रोम को जो है वो जो हमारी जो DSM-5 है उससे निकाल दिया गया था, बिकॉज ये हम्म। डिसऑर्डर नहीं है, ये कैपेबिलिटी भी है बच्चों में। और इसी ठीक। तरह जो है तो अब जो है हम ऑटिज्म को ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। हम्म। ठीक है मैम। तो मैम, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप क्या ऑब्जर्व करती हैं प्रैक्टिकली कि हम्म। हमारे कल्चर में ऑटिज्म के क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि ऑटिज्म जो है वो कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन हो रही है? अच्छा, ये नो डाउट कि हमारे कल्चर में डिफरेंट सिम्टम्स ही होते हैं, ऑल्सो हम्म। सेम ही होते हैं, बट पहली बात तो ये कि हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट है। ठीक है। तो हम्म। हर बच्चा जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स शो कर रहा होता है या डिफरेंट वे में शो कर रहा होता है। अगर मैं बेसिक सिम्टम्स देखूं तो बात ना करना या बहुत कम बात करना किसी से, जिस तरह हम्म। हमें ये लगता है कि बच्चे की लैंग्वेज नहीं है, स्पीच नहीं है। और इनिशियली मैं स्टार्ट करूंगी कि मोस्टली जो है अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो 2 साल की उम्र में सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं बच्चे के, हम्म। और आसानी से हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये फीचर जो है वो बच्चे के डिफरेंट है, लाइक एक नॉर्मल बच्चों के अंदर ये फीचर्स नहीं होते। US में ठीक। देखा जाए तो 4 साल से पहले बच्चों को डायग्नोस नहीं करते, फीचर्स पे काम कर रहे होते हैं बट डायग्नोस नहीं करते। हम्म। हमारे कल्चर में थोड़ा है कि जिस तरह अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो बहुत से बच्चे जो है वो 1.5 साल की उम्र में भी पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। द हम्म। रीजन इज कि उनको डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया होता है या फर्दर किसी एक हेल्थ केयर से डायग्नोस लेके आए होंगे। बट आई हम्म। पर्सनली थिंक कि 5 years से पहले पहले हमें बच्चे को डायग्नोस नहीं करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए, बट हम्म। उसको 5 years से पहले डायग्नोस नहीं करना चाहिए। और जहां तक सिम्टम्स की बात है तो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं ये लोग, लाइक इनके अपने एक वर्ल्ड होता है, रोजमर्रा की तब्दीलियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लाइक अगर ठीक। उनकी एक एनवायरनमेंट है कि उन्होंने सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, घर आके खाना खाना है, तो अगर आप हम्म। एक दिन भी उनको स्कूल नहीं भेजते या जिस जगह पे भी वो मॉर्निंग में जाता है अगर आप उनको नहीं भेजते तो वो उनके हम्म। लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस चीज को एक्सेप्टेंस लेके आना।
नॉर्मल बच्चों की तरह जो टॉयज हैं उनके साथ नॉर्मली नहीं खेलते, लाइक वो डिफरेंट वे में टॉयज के साथ खेलते हैं। जैसे ब्लॉक्स तो गाड़ी बना के चलाना शुरू कर देंगे, या तो बहुत आहिस्ता सुनते हैं या बहुत ऊंचा सुनते हैं, बेचैन रहते हैं, लाइक ऑल द टाइम वो किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को मर्ज रखते हैं। डर और खतरे की उनको समझ नहीं होती, लाइक उनको नहीं पता कि ये चीज डेंजरस है या नहीं है। या तो बेमकसद रोना शुरू कर देते हैं या हंसना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह आई कांटेक्ट नहीं देते कि अगर वो बात भी कर रहे हैं तो वो कभी आई कांटेक्ट नहीं देंगे, लाइक वो डिफरेंट वे में बात करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे नहीं, उनको हेजिटेशन होती है किसी से आई कांटेक्ट करते हुए भी। बेमकसद चीजों के साथ खेलने की ख्वाहिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा रेस्टोरेंट में गया है तो वो अगर उसको चीजें ऑर्गेनाइज चाहिए, तो अगर वो ये देख रहा है कि चीजें जो चेयर है वो टेढ़ी है, तो दे विल प्ले विद दैट कॉन्सेप्ट के मुझे हर चेयर जो है वो सीधी करनी है, और वो उसको गेम बना लेते हैं। और इनको ना थोड़ा सा टच का इश्यू भी होता है, जैसे हम कहते हैं कि या तो ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं या हाइपो सेंसिटिव होते हैं, या तो सेंसेस को लेके, या तो इनको बिल्कुल सेंसेस बहुत कम सेंसेस फील होते हैं या बहुत ज्यादा फील होती है। जिस तरह हेयरिंग का हो गया, टच का हो गया, स्मेल का हो गया, ये सारी चीजें इनमें होती है, हाइपर या हाइपो सेंसिटिव होते हैं। और बाकी भी गैर मामूली हरकत होते हैं, जिस तरह एक ही चीज को रिपीट करते हैं, लाइक अगर एक बच्चा बोल रहा है स्कूल में हैप्पी, तो वो कंटिन्यूसली शायद 5 से 10 दफा रिपीट करेगा, जिसको हम इकोलेलिया भी कहते हैं। बट इट डजंट मीन कि सारे सिम्टम्स जो है वो एक ही बच्चे में हो, डिपेंड करता है कि कितने सिम्टम्स हैं, और हर बच्चा इंडिविजुअली सिम्टम्स शो करेगा। मैम मतलब आपके कहने का मतलब है कि ऑटिस्टिक भी हर बच्चा जो है वो यूनिक सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा, और इट्स नॉट लाइक वन थ्योरी फिट्स ऑल। जी मैम हमें बताइएगा कि हम उसके ऑटिस्टिक हम देख ले रहे हैं। जी जी मैम, अब देखें कि अब आजकल हमें पता है कि जिस तरह जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो जो है वो डिजिटल पेरेंटिंग के ऊपर शिफ्ट हो गया है। मदर्स या पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चों को पोइम्स वगैरह जो है वो ज्यादातर उनको सोशल मीडिया से, या स्क्रीन टाइमिंग उनका बहुत ज्यादा हो गया है, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों में जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो डेवलप हो गया है। तो उस वजह से भी मैम जिस तरह आपने हमें सिम्टम्स बताए हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है, कम्युनिकेशन में इश्यूज आ सकते हैं, तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो ऑटिज्म के सिम्टम्स की तरफ जा रहा है, या फिर पेरेंट्स के थोड़े से निग्लेक्ट करने की वजह से, इसके स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से उसमें वो वाले इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, बेसिकली अगर हम रिसर्च देखें ना, तो रिसर्चेस बहुत ज्यादा आजकल इस चीज पे फोकस भी कर रही है कि स्पीच का इशू जो है वो स्क्रीन टाइम से हो रहा है। कि अगर हम बच्चा ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करे तो उसकी स्पीच इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, बिकॉज उसका एक अपना एनवायरनमेंट हो जाता है, जो कि एक लोगों के साथ ही होता है, एक फिजिकल थिंग के साथ होता है। ऑन दी अदर हैंड साइड, ये मोबाइल फोन जो है, ये डिजिटल थिंग्स जो है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ऑटिज्म के फीचर्स में भी। कि बहुत बहुत बार पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं ना, तो आइडिया होता है कि शायद शायद ये ऑटिस्टिक नहीं है, शायद की नेग्लिजेंस की वजह से या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से इसमें ऑटिस्टिक फीचर्स हैं। और जब हम पेरेंट्स के पास कहते हैं कि अच्छा, इवन मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने एक मदर से पूछा कि इस बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, तो उसने मुझे कहा कि ज्यादा नहीं, 16 से 18 घंटे दिन में। तो यू कैन इमेजिन कि 16 to 18 और कितने ज्यादा होते हैं। एक छोटा बच्चा जिसको अभी एनवायरमेंट एक्सपोजर नहीं है, और वो जो है वो उसका एक्सपोजर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्क्रीन टाइम से। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डिफ्रेंशिएट करने में जरूरी होती है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स अपने देख रहे होते हैं ना, तो वी हैव रियलाइज कि शायद ये बच्चा ऑटिस्टिक ना हो, पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से, पेरेंट्स की लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो है उसमें ऑटिस्टिक फीचर्स आ रहे हैं। तो इस चीज को इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें किसी प्रोफेशनल हेल्थ केयर से इस चीज में कंसर्न करना चाहिए। एक और चीज मैं ऐड करूँगी, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है ना, वो इंटरनेट को सर्च करके जो है ना वो आ जाते हैं कि मैंने इंटरनेट सर्च किया था तो इसमें ये फीचर्स थे। तो इस चीज का भी हमने ख्याल रखना है कि इंटरनेट जो है वो हर चीज हमेशा ठीक नहीं बताता, लाइक अगर आपको बता भी रहा है बट आपको फीचर्स नहीं पता कि आपने उसको किस तरह रिलेट करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप उसको किस एनवायरनमेंट में ले रहे हैं और आप किस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास लेके जा रहे हैं। तो मिस मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में जो है वो इंक्लूडिंग ऑटिज्म काफी ज्यादा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो मिस लेबल कर दिए जाते हैं, या उन्हें मिस डायग्नोज कर दिया जाता है। तो आप हमें बता सकती हैं कि
इससे क्या ऑटिज्म को बिल्कुल भी खुद से डायग्नोज करना पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, कौन सी ऐसी प्रोफेशनल हेल्प पेरेंट्स को सीक आउट करनी चाहिए जिससे उन्हें पता लग जाए कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है या फिर नहीं है? ओके, एग्जैक्टली। हमें पहली बात तो ये कि हमें खुद से डायग्नोस नहीं करना, या हम ये भी पेरेंट्स हमें ये भी कहते हैं कि हमारे साथ मेरी फ्रेंड है तो उसके बच्चे में सेम फीचर्स है, उसको हम्म। डॉक्टर ने ऑटिज्म डायग्नोस किया है तो मैं इसलिए भी लेके आई क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को भी ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है। हम्म। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम जा किसके पास है। जो ठीक है। ऑटिज्म का डायग्नोस है वो बेसिकली जो है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, नॉट पेडियाट्रिक। ठीक है। तो ओके। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो आपके फीचर्स को देख के शायद बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, बट वो डायग्नोस नहीं कर सकते। हम्म। अनदर थिंग इज कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास भी आप जा रहे हैं तो वो बेसिकली आपके खाली ऑब्जर्वेशन पे जो है वो आपके बच्चे को डायग्नोस नहीं करता। कुछ जो है वो फॉर्मल असेसमेंट टूल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं और वैलिड होते हैं। जिस तरह हम्म। अगर मैं देखूं तो चाइल्ड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और कल्चरली भी इफेक्टिव है। अगर हम कल्चरल ओरिएंटेशन देखें तो हम वो यूज करते हैं। उसके अलावा एडोस 1 और 2 है वो यूज किया जाता है, एम चार्ट यूज किया जाता है, बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है खुद से कि बच्चा क्या बिहेव कर रहा है। हम पेरेंट्स से तो हिस्ट्री लेते लेते हैं, बट हम्म। एक साइकोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन भी कर रहा होता है। जिस तरह अगर एक टूल है, मैं पेरेंट्स से पूछ के उसको फिक्स कर दूंगी, मैं खुद अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं करूंगी, तो मैं तो उसको बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस कर दूंगी। तो हम्म। द मेन इशू इज कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं या हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम बता देते हैं कि हमारे बच्चे को ये मसला है, और उसी मसले पे जो है ना हम जब उसको डायग्नोस करते हैं तो दैट्स वाई बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं मिस डायग्नोस हो जाता है। तो हम्म। जब हमने बच्चे को चेकअप कराना है तो हमें ये भी देखना है कि क्या हम टोटली हिस्ट्री उस बंदे को दे रहे हैं, उस हेल्थ केयर बंदे को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये ना हो कि हम्म। हमने सिर्फ उसको फीचर बताए हो, हम उसको ये नहीं बता रहे कि एनवायरमेंटली जो है वो मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही, या फादर है तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मैं मोबाइल फोन दे रहा हूँ। मोस्टली हम जो है हम दोनों ऑफिस के होते हैं तो ये फोन के साथ या मेट के साथ होता है। हम्म। तो ये चीजें भी हमारे लिए मैटर करती है कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप जब भी किसी हेल्थ केयर के पास आए तो द बेस्ट पार्ट इज कि आप उसको हर पॉइंट जो है वो उस हेल्थ केयर को बताएं, उस हम्म। साइकोलॉजिस्ट को बताएं कि ये फीचर्स हैं उसमें। तो इसीलिए जो है ना तो प्रोफेशनल हेल्प बहुत जरूरी है अपने बच्चे को डायग्नोस कराने के लिए। हमारे कल्चर में ये भी है कि हम लेबल से भी डरते हैं, और ये कि हम बस हम्म। डायग्नोस जब हम पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में सिम्टम ये है तो हमें बस ये होता है कि हम जल्दी से डायग्नोस करा लें ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो हम्म। उस डायग्नोस से ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप उस बच्चे के प्रॉब्लम्स पे काम करें। जी मैम, बिल्कुल ठीक हो गया मैम। डायग्नोसिस के बारे में तो हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब क्योर की तरफ आते हैं। मैडम, हमें बताइएगा कि पेरेंट्स किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं ऑटिज्म के क्योर के लिए, और क्या ये क्योरेबल है भी या नहीं है? नहीं, ऑटिज्म जो है वो क्योरेबल नहीं है। ऑटिज्म हम्म। जो है वो मैनेज हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। बेसिकली हम देखे जाए तो एट द टाइम ऑफ, अगर मैं बात करूं बेबी प्लानिंग के बाद की बात करती हूँ तो मदर का जो है जिस तरह कह रहे होते हैं कि डिफरेंट जो है वो कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। द रीजन इज हम्म। कि जिस तरह हमारे जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि हम्म। बच्चे का जो है टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा हो ड्यूरिंग मदर की प्रेगनेंसी में, या जिस तरह मेटल्स का जो है वो इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ, और उसी तरह हम्म। पेरेंट्स की एज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर हम्म। ओल्डर पेरेंट्स है तो बच्चों में जो है वो फीचर ज्यादा होते हैं कि हम्म। ऑटिस्टिक हो सकते हैं। एक और फीचर ये है कि अगर आपकी फैमिली में जो कि इंटरमीडिएट फैमिली में से है, अगर उसमें से कोई बच्चा पहले से ही ऑटिस्टिक है तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी कि हम्म। चांसेस ज्यादा होता है कि सेकंड बेबी भी हो सकता है कि वो ऑटिज्म का। आई एम नॉट सेइंग कि ये जरूरी ही है, बट हम्म। आप कह लो कि एक फैक्टर है कि आपके चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। हम्म। अगर बच्चे का बर्थ वेट लो है तो ये भी एक फैक्टर है, या मदर की जो है वो प्रॉपर डाइट ही मदर ले रही, वो भी एक फैक्टर है। अभी एक न्यू रिसर्च हुई है जिसमें ये कहा गया है कि फादर का ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है। इन अ हम्म। सेंस मैटर करता है कि अगर फादर की जो एक ऑक्यूपेशन स्टाइल जो है वो काफी ज्यादा हैवी है कि हम्म। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये भी एक
फैक्टर है जिसकी वजह से एक कॉज बन सकता है ऑटिज्म के बच्चे के लिए। और जहाँ तक क्योरेबल है तो ये क्योरेबल तो नहीं है बट मैनेजेबल है, बट वो भी तब जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करें। जब हम यहाँ पे पेरेंट्स को देखते हैं कि वो जिस तरह ना उम्मीद हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है तो बस अब जो है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, और ऑटिज्म डजंट मीन कि कोई बीमारी है। ऑटिज्म एक नॉर्मल बच्चा है, लाइक एक नॉर्मल फीचर्स के साथ बच्चा है। उसका सिर्फ प्रोसेसिंग स्टाइल डिफरेंट है, जिसको हम इंफॉर्मेशन ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टाइल है, जैसे आपने शुरू में कहा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो बेसिकली जो है उसका सोचने का, उसका हर काम करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि पेरेंट्स पहले एक्सेप्ट करें कि मेरा बच्चा जो है ऑटिस्टिक है और डिफरेंट है। अगर ये ठीक। ही आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही तो आप फिर आप किस तरह कर सकते हो कोई भी काम? आई डोंट थिंक कि अगर आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो आप किस तरह कर सकते हो? मतलब कि ठीक है। हमें एंड ऑटिस्टिक अगर बच्चे को एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और वो कोई ऐसी इश्यू नहीं है उसका, अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो वो बच्चा एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो स्पेंड कर सकता है। एग्जैक्टली। हम्म। और उसमें भी देखो लेवल होते हैं कि माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, कि हम्म। सिवियर लेवल पे है, बट हम्म। वी कैन मैनेज। ऐसा नहीं है कि वो मैनेज नहीं होते। हम्म। तो मिस पेरेंट्स इस हवाले से क्या कर सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो किस तरह से उसकी डे टू डे लाइफ मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज कि उनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। ओके। जिस तरह एबीए थेरेपी चल रही है बच्चों के बिहेवियर पे काम करने के लिए, स्पीच थेरेपी चल रही है हम्म। बच्चों की स्पीच पे काम करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए, हम्म। ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है, सियालकोट में भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिस हम्म। तरह डिफरेंट सेंसेस के इशू है, बच्चे ऑटिज्म के बच्चों को बैलेंस का बहुत इशू होता है, तो हम्म। उनके लिए जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है। हम्म। स्लीप के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, हम्म। ऑटिज्म के बच्चों को स्लीप जो है या बहुत कम सोते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं। मोस्टली जो है हमारे पास जो रिपोर्ट होता है वो यही होता है कि बच्चा सोता नहीं है। ठीक है। हम्म। तो बेसिकली उसकी फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रही, वो हर टाइम एक्टिव है, तो इसीलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसी तरह हम्म। जिस तरह देखा गया है कि ये बच्चे जो है वो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, तो इनकी जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लाइक पेंटिंग हो गई, म्यूजिक थेरेपी बहुत ज्यादा यूज हो रही है ऑटिज्म के बच्चों के लिए। हम्म। अभी न्यू रिसर्चेस बता रहे हैं कि बायोमेडिकल अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ऑटिज्म के बच्चों के लिए। इनका फूड जो है, जो कि हमारी जो कि पेरेंट्स के लिए शायद ज्यादा इजी है, बाकी चीजें तो थेरेपीज हैं वो कंटिन्यू करें अगर पेरेंट्स बच्चों को जरूरत होती है फॉर श्योर। ठीक है, तो वो तो उनको कंटिन्यू करनी है, बट घर में वो ये देखें कि वो क्या दे रहे हैं बच्चों को। कि क्या जो इस तरह तो नहीं है कि वो मीठा बहुत ज्यादा दे रहे हैं, प्रोसेस फूड दे रहे हैं, तो प्रोसेस फूड नहीं देना चाहिए। इनका गट डाइट का इशू होता है तो ग्लूटेन फ्री डाइट इनको देनी चाहिए। उसके अलावा इनको वेजिटेबल्स पे लेके जाना चाहिए। द वन थिंग इज कि ये दे ऑल आर वेरी पिकी ईटर्स, मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चे कि ओके। लाइक वो बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, वो खाते अपनी मर्जी से या एक ही उनकी रूटीन होती है। लाइक मेरे पास एक बच्चा है तो वो डेली जो है वो ब्रेड एंड जैम खाएगा, तो बस दोपहर शाम। तो फोकस हमने उनकी डाइट पे भी करना है कि क्या वो चीजें जो ले रहे हैं वो उनके लिए इफेक्टिव है कि नहीं। जिस तरह बच्चे हाइपर होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, तो हमें उनकी हाइपर एक्टिविटी के लिए उनको जो प्रोसेसिंग फूड है वो प्रोसेस फूड नहीं देना, मीठा नहीं देना, चॉकलेट नहीं देनी, जूस नहीं देना। अगर आप इफ यू वांट टू गिव अ जूस टू योर चाइल्ड तो आपको एक फ्रेश जूस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप कोई और जूस दें। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स के लिए इजी है करना। अनदर थिंग इज कि पेरेंट्स को पॉजिटिव रहना है। बच्चा ऑटिज्म के साथ है तो क्या है, दैट इज वेरी, आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई कैन इमेजिन कि पेरेंट्स के लिए ये चेक करना कितना मुश्किल होता है। जब बच्चा डायग्नोज होता है तो एक पीरियड आता है पेरेंट्स के लिए ग्रीफ का, फिर फियर एंड स्ट्रेस होता है कि मैं किस तरह बच्चों को देखूंगी, किस तरह मैं बाकी को देखूंगा। और मैंने मदर में ये बहुत ज्यादा देखा कि मदर जो है वो उस बच्चे के पीछे बाकी सब कुछ भूल जाती है। तो बेसिकली हमने बैलेंस चीजें करके रखनी है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आप कुछ ही टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप एग्जॉस्ट इन सेंस हो जाएगी कि अगर आप 3 मंथ बच्चों पे काम करिए तो 4 मंथ आप जब आप देखोगे कि इंप्रूवमेंट नहीं आ रही या कम आ रही है तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो पॉजिटिव रहना है, गोल्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं बच्चों के लिए, कंसिस्टेंट रहना है, खुद को ब्लेम नहीं करना।
हमारे कल्चर में मदर्स हो गई, तो मदर्स जो है वो खुद को ब्लेम करती है। इवन हमारे सोसाइटी में है भी, मुझे बहुत दफा मदर्स आके रिपोर्ट करती हैं कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हुआ था, या लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने कुछ जरूर कोई गलत काम किया होगा या गुनाह किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा जो है वो स्पेशल है या ऑटिस्टिक है। तो ये चीज जो है वो हमें खुद से पहले निकालनी पड़ेगी, खुद को ब्लेम नहीं करना। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं लेके जाते, एम्बेरस फील करते हैं, एम्बेरसिंग होते हैं कि मूवमेंट होते हैं इन लोगों के लिए कि बच्चा बाहर जाके हाइपर हो रहा है या बात नहीं कर रहा। तो जब जब आप ही अपने बच्चे से एम्बेरस होगे तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो वो एम्बेरसमेंट सिचुएशन से निकलने के लिए आपको ये एक्सपोजर अपने बच्चों को देने पड़ेंगे। जी मैं इसलिए थेरेपी यूज करें बच्चों के साथ, बच्चों को सिखाने के लिए। लाइक जिस तरह हम कह रहे हैं, मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि बच्चे जो है एक नई जगह या एक नई रूटीन अडेप्ट नहीं कर पाते, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम उसको पहले बच्चे को उस चीज के लिए प्रिपेयर करें, पिक्टोरियल चीजों से प्रिपेयर करें, मूवीज सिखाएं, सारी चीजें दिखाएं कि ये इस तरह करना है। उन बच्चों को डेली बाहर लेके जाएं, डेली नहीं तो वंस इन अ वीक लेके जाएं, ताकि वो नॉर्मल सोशल हो सके थोड़ा। तो ये चीजें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने उसको किस तरह लेके चलना। बट दैट दीज आर ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों पेरेंट्स को ये करना है। बट द फर्स्ट थिंग इज कि इन सब में उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं भूलना। अगर वो खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं होंगे या खुद वो एक उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तो वो बच्चों पे इतना काम नहीं कर सकते। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, द लास्ट पॉइंट इज कि हम जितना मर्जी कर लें एज अ प्रोफेशनल हेल्थ केयर, जो काम मदर करती है हम उससे ऐसा काम नहीं कर सकते। नो तो डाउट अगर एक मैम। प्रोफेशनल हेल्थ आपको चीजें बता रहा है कि आपने घर में उसको ऐसे ऐसे करना है, तो जो आप एक्सेप्टेंस ले रहे हो ना, कि एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने प्रोफेशनल हेल्थ से कि 100% आएगी इम्प्रूवमेंट, वो 100% सिर्फ तब जब पेरेंट्स घर पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच मिस आमना, आपने हमें इतनी डिटेल के साथ ऑटिज्म बताया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जैसा कि ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 3,50,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक हैं। तो अगर हम ऑटिज्म से नेग्लेजेंस बरत रहे हैं तो बेसिकली हम इन 3,50,000 बच्चों से नेग्लेजेंस बरत रहे हैं, जो कि आप खुद ही देखें कि हमें कितनी पीछे ले जाएगा एज अ कंट्री। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।